राम राम सारियों। आज हम राजस्थान का इतिहास में 8वां चैप्टर है चौहान वंश, वो चैप्टर देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो शुरू करते हैं। चौहानों की उत्पत्ति के सिद्धांत। अग्निकुंड सिद्धांत। चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो के अनुसार ऋषि वशिष्ठ ने माउंट आबू पर राक्षसों के विनाश के लिए एक यज्ञ किया था। इस यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों चौहान, चालुक्य, परमार और प्रत्यार की उत्पत्ति हुई। सेकंड, चौहानों की उत्पत्ति के सिद्धांत का दूसरा मत है सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी मत। जयानक कृत पृथ्वीराज विजय और हमीर महाकाव्य में उन्हें सूर्यवंशी बताया गया है। इसके विपरीत अचलेश्वर मंदिर का लेख उन्हें चंद्रवंशीय होने का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। डॉक्टर गौरी शंकर ओझा भी इन्हें सूर्यवंशी मानते हैं। नेक्स्ट, तीसरा, चौहानों की उत्पत्ति के सिद्धांत का ब्राह्मण मूल का सिद्धांत। बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी में चौहानों के संस्थापक को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। सुप्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा इसी मत का समर्थन करते हैं। चौथा, चौहानों की उत्पत्ति के सिद्धांत का चौथा विदेशी मूल का सिद्धांत। कर्नल जेम्स टॉड ने अग्निकुल की रस्मों और अग्नि पूजा के आधार पर उन्हें शक, सीथियन या मध्य एशियाई मूल का बताया है। चौहान वंश का उदय प्रारंभिक मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना माना जाता है। इस वंश के शासकों ने क्रमशः सामंत से स्वतंत्र संप्रभु शासक बनने की प्रक्रिया पूरी की। उत्पत्ति के सिद्धांत। चौहानों की उत्पत्ति इतिहासकारों के बीच एक गहन चर्चा का विषय रही है। मुख्य सिद्धांतों का विवरण निम्नलिखित है। प्रमुख शासक और उपलब्धियां। चौहान वंश का प्रारंभिक इतिहास राजस्थान के सांबर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इस वंश ने धीरे धीरे सामंती अवस्था से निकलकर एक स्वतंत्र और संप्रभु शक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाई। इसके प्रमुख शासकों और उनके कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है। वासुदेव चौहान लगभग 550 ईस्वी। वासुदेव चौहान को चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने वर्तमान सांबर और उसके आसपास के क्षेत्र में चौहान सत्ता की नींव रखी, जिसे उस समय सपादलक्ष कहा जाता था। इनकी प्रारंभिक राजधानी अहि छत्रपुर थी, जिसे वर्तमान में नागौर के नाम से जाना जाता है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील के निर्माण का श्रेय वासुदेव चौहान को दिया जाता है। इतिहासकारों के अनुसार यह झील प्राकृतिक थी, परंतु वासुदेव ने इसके आसपास नमक उत्पादन की व्यवस्था विकसित की, जिससे नमक चौहान राज्य की आय का प्रमुख स्रोत बन गया। वासुदेव ने अपनी कुलदेवी शाकंभरी माता के प्रथम मंदिर का निर्माण सांबर में करवाया तथा अपने राज्य क्षेत्र को सपादलक्ष अथवा 1.25 लाख ग्रामों का समूह नाम दिया। नेक्स्ट, प्रत्यारों के अधीन चौहानों का विकास। चौहानों का प्रारंभिक राजनीतिक विकास गुर्जर प्रत्यार साम्राज्य के सामंतों के रूप में हुआ। उन्होंने शाकंभरी, सांबर और सपादलक्ष क्षेत्र में अपनी सत्ता स्थापित की। इस सामंती अवस्था ने चौहानों को सैन्य संगठन और प्रशासनिक संचालन का महत्वपूर्ण अनुभव प्रदान किया, जिसने आगे चलकर उनकी स्वतंत्रता की नींव मजबूत की। नेक्स्ट, गुवक प्रथम गुर्जर प्रत्यार शासक नाग भट्ट द्वितीय के अधीन एक शक्तिशाली सामंत थे। इनके समय सीकर के हर्ष पर्वत पर हर्षनाथ भैरव का भव्य शिव मंदिर बनवाया गया, जो चौहानों के प्रमुख आराध्य देव को समर्पित था। गुवक प्रथम ने प्रत्यारों की अधीनता से मुक्ति पाने के प्रयास आरंभ किए, जो आगे चलकर चौहान वंश की स्वतंत्र सत्ता की आधारशिला बने। नेक्स्ट, वाकपति राज प्रथम ने महाराज की उपाधि धारण की, जो उनके अर्ध स्वतंत्र शासक होने का संकेत देती हैं। उन्होंने प्रत्यारों को पराजित कर अपनी स्वतंत्र स्थिति को और अधिक सुदृढ़ किया।
उनकी सैन्य असफलताओं से चौहान राज्य की राजनीतिक स्थिति में उल्लेखनीय मजबूती आई। नेक्स्ट, सिंहराज चौहान वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज की महान उपाधि धारण की। यह उपाधि पूर्ण संप्रभुता का प्रतीक मानी जाती है। इसके शासनकाल में चौहान वंश ने प्रतिहारों की अधीनता को पूरी तरह त्याग दिया और एक स्वतंत्र तथा संप्रभु शक्ति के रूप में स्थापित हुआ। नेक्स्ट, विग्रहराज द्वितीय के शासनकाल का हर्षनाथ अभिलेख 983 ईस्वी चौहानों की उपलब्धियों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उन्होंने गुजरात के शक्तिशाली चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया। इस विजय के उपलक्ष्य में भृगु कच्छ बड़ौच में अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का भव्य मंदिर बनवाया। इनके समय चौहान सत्ता का विस्तार पश्चिमी भारत तक हुआ। नेक्स्ट, गोविंद तृतीय को अजयपाल भी कहा जाता है और इन्हें वेरीघट अर्थात शत्रुओं का संहारक की उपाधि प्राप्त थी। इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार उन्होंने गजनी के शासक सुबुक्तगीन के प्रारंभिक सैन्य अभियानों को सफलतापूर्वक रोका। इस प्रतिरोध के कारण चौहान राज्य उत्तरी भारत की रक्षा पंक्ति का एक सशक्त स्तंभ बनकर उभरा। नेक्स्ट, अजयराज चौहान 1105 ईस्वी से 1133 ईस्वी। महाराजा अजयराज चौहान का शासनकाल चौहान साम्राज्य के इतिहास में एक मौलिक और दूरगामी महत्व का चरण माना जाता है। इस काल में चौहान शक्ति ने न केवल सुदृढ़ हुई बल्कि एक संगठित राजनीतिक, सैन्य और प्रशासनिक तंत्र का भी विकास हुआ। सैन्य और राजनीतिक विस्तार। अजयमेरू की स्थापना। अजयराज चौहान ने 1133 ईस्वी में अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों के मध्य अजयमेरू नामक एक नए नगर की स्थापना की जो आगे चलकर अजमेर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने शाकंभरी सांबर से स्थानांतरित कर अजयमेरू को चौहान राज्य की नई राजधानी बनाया। इस नगर की सामरिक महत्ता को ध्यान में रखते हुए बीटली पहाड़ी पर अजयमेरू दुर्ग का निर्माण करवाया गया जिसे बाद में तारागढ़ या गढ़ बीटली के नाम से जाना गया है। अजमेर की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि यहाँ से मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्रों पर प्रभावी निगरानी रखी जा सकती है। इसी कारण तारागढ़ दुर्ग को पूर्व का जिब्राल्टर तथा अजमेर नगर को राजपूताना की कुंजी कहा गया। आर्थिक और प्रशासनिक नवाचार। उन्होंने चांदी और तांबे की मिश्रित धातुओं से बने सिक्के प्रचलन में लाए जिन्हें अजयप्रिय द्रंभ कहा गया। इन सिक्कों के एक पक्ष पर सोम अजयराज का नाम श्री अजयदेव अंकित था जबकि दूसरे पक्ष पर उनकी रानी सोमलवती या सोमलेखा सोमल देवी का नाम उत्कीर्ण था। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में राजकीय सिक्कों पर शासक की रानी का नाम अंकित होना एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो प्रशासन में महिलाओं को दिए गए उच्च सम्मान तथा सह शासक के सम्मान स्थान का प्रमाण प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट, धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक संरक्षण। अजयराज चौहान व्यक्तिगत रूप से परम शैव भक्त और वैदिक मत के अनुयायी थे किंतु उनकी शासन नीति धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित थी। उन्होंने जैन धर्म को उदार संरक्षण प्रदान किया। अजमेर में स्थित जैनियों के प्रसिद्ध पार्श्वनाथ मंदिर को उन्होंने बहुमूल्य स्वर्ण कलश दान में दिया। उनके शासनकाल में शैव और वैष्णव परंपराओं के साथ साथ जैन तथा अन्य धार्मिक संप्रदायों को भी राज्य संरक्षण और सम्मान प्राप्त हुआ जिससे सामाजिक समन्वय और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट, अर्णोराज या अन्नाजी चौहान 1133 से 1155 ईस्वी। अर्णोराज चौहान जिन्हें लोकप्रिय रूप से अन्नाजी के नाम से जाना जाता है महान शासक अजयराज चौहान के पुत्र थे। उनका शासनकाल चौहान वंश के इतिहास में सैन्य शक्ति निर्माण कार्यों, धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध रहा। सैन्य पराक्रम एवं साम्राज्य की सुरक्षा। अर्णोराज के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य उपलब्धि तुर्क आक्रमणकारियों के विरुद्ध उनकी निर्णायक विजय मानी जाती है। उस समय तुर्क सेनाएं चौहान राज्य के लिए एक गंभीर खतरा बन चुकी थी। अर्णोराज ने अपने कुशल नेतृत्व और संगठित सैन्य शक्ति के बल पर इन आक्रमणकारियों को पराजित किया। इस विजय से राज्य की सीमाएं सुरक्षित हुई और मध्य भारत में चौहानों का राजनीतिक वर्चस्व सुदृढ़ हुआ। अन्ना सागर झील का निर्माण।
तुर्कों पर विजय के पश्चात अर्णोराज ने अजमेर में युद्ध भूमि को पवित्र करने तथा जल संकट की समस्या के समाधान हेतु चंद्रा नदी के जल को रोककर एक विशाल कृत्रिम जलाशय का निर्माण करवाया, जो आगे चलकर अन्ना सागर झील के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कूटनीतिज्ञ कौशल एवं वैवाहिक संबंध। अर्णोराज का दक्षिण के शक्तिशाली चालुक्य शासक कुमारपाल से संघर्ष हुआ था, किंतु वे दीर्घकालिक राजनीतिक स्थिरता के महत्व को भली भांति समझते थे। इसी कारण उन्होंने चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज की पुत्री कांचन देवी से विवाह कर एक महत्वपूर्ण वैवाहिक संधि स्थापित की। इस वैवाहिक संबंध ने दोनों राज्यों के बीच तनाव को कम किया और अर्णोराज की राजनीतिक दूरदर्शिता को स्पष्ट किया। धार्मिक सहिष्णुता एवं संरक्षण की नीति। अर्णोराज स्वयं भगवान शिव के परम भक्त थे, परंतु उनकी धार्मिक नीति अत्यंत सहिष्णु थी। उन्होंने अपने राज्य में वैष्णव एवं जैन धर्मों को समभाव से संरक्षण दिया। उन्होंने पुष्कर को एक प्रमुख धार्मिक और तीर्थ केंद्र के रूप में विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया। इसी क्रम में पुष्कर में भगवान विष्णु के अवतार वराह को समर्पित एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। उनके दरबार में जैन आचार्यों और विद्वानों को भी पूर्ण सम्मान और संरक्षण प्राप्त था। साहित्य और विद्वानों का संरक्षण। उनके शासनकाल में साहित्य और बौद्धिक गतिविधियों का विशेष विकास हुआ। उनके राजदरबार में देवबोध और धर्मघोष जैसे उच्च कोटि के विद्वान तथा प्रसिद्ध जैन आचार्य निवास करते थे, जिन्हें राजकीय संरक्षण प्राप्त था। नेक्स्ट, शासनकाल का दुखद अंत। अर्णोराज का प्रभावशाली और सफल शासनकाल अत्यंत दुखद घटना के साथ समाप्त हुआ। उनकी हत्या उनके ज्येष्ठ पुत्र जगदेव द्वारा कर दी गई। यह घटना चौहान वंश के इतिहास में एक काला अध्याय मानी जाती है, जिसके कारण जगदेव को चौहानों का पितृहंता कहा जाता है। नेक्स्ट, विग्रहराज चतुर्थ बिसल, जिसको बिसल देव भी कहते हैं, 1158 से 1163 ईस्वी तक। विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है, का शासनकाल सपाद लक्ष्य के चौहान वंश के इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में स्मरण किया जाता है। साम्राज्य विस्तार और प्रमुख सैन्य उपलब्धियां। विग्रहराज चतुर्थ दिल्ली पर अधिकार करने वाले प्रथम चौहान शासक थे। उन्होंने तोमर राजपूतों को पराजित कर दिल्ली को अपने अधिकार में लिया। इस विजय की पुष्टि शिवालिक स्तंभ लेख से होती है। इस विजय का उल्लेख विशेष रूप से बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी में किया गया है। RS 2023 में पूछा गया है। उन्होंने गजनी के शासकों जैसे अमीर खुसरो शाह अथवा अमीर हम्माद को पराजित किया और चौहान साम्राज्य का प्रभाव पंजाब और हरियाणा तक विस्तारित किया। उनके नेतृत्व में सपाद लक्ष्य का राजनीतिक प्रभाव अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया। नेक्स्ट, साहित्य, कला और कवि बांधव की उपाधि। विग्रहराज चतुर्थ स्वयं एक प्रकांड विद्वान और साहित्य प्रेमी शासक थे। उनकी विद्वता और कवियों के प्रति सम्मान के कारण जयनक भट्ट ने उन्हें कवि बांधव अर्थात कवियों का मित्र की उपाधि प्रदान की। उन्होंने संस्कृत भाषा में हरकेली नामक नाटक की रचना की, जो 12वीं के प्रसिद्ध ग्रंथ किरातार्जुनीयम से प्रेरित माना जाता है। इस नाटक की पंक्तियां आज भी अजमेर स्थित 2.5 दिन की झोपड़े की दीवारों पर उत्कीर्ण रूप से सुरक्षित है। उनके दरबारी कवि सोमदेव ने प्रसिद्ध संस्कृत नाटक ललित विग्रहराज की रचना की, जिसमें विग्रहराज चतुर्थ और राजकुमारी देशलद की प्रेम कथा का वर्णन है। RS 2023 में पूछा गया है। उनके शासनकाल में अजमेर शिक्षा, विद्या और साहित्य का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। नेक्स्ट, स्थापत्य एवं निर्माण कार्य। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में एक भव्य संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, जो शिक्षा के प्रसार का महत्वपूर्ण केंद्र थी। बाद में तुर्क शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसी भवन को 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने टोंक क्षेत्र में बिसलदेव नगर की स्थापना की और एक विशाल बिसलपुर झील का निर्माण करवाया। 12वीं शताब्दी में निर्मित यह जल संरक्षण संरचना उनकी उन्नत इंजीनियरिंग और प्रशासनिक दूरदर्शिता का प्रतीक है तथा वर्तमान काल में भी यह बांध राजस्थान की एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा के रूप में कार्य कर रहा है। नेक्स्ट, पृथ्वीराज चौहान तृतीय 1177 से 1192 ईस्वी तक।
पृथ्वीराज चौहान तृतीय को चौहान वंश की शाकंभरी शाखा का सबसे प्रतापी तथा अंतिम महान शासक माना जाता है। उन्हें इतिहास और साहित्य में राय पिथौरा तथा दल पुंगल विश्व विजेता जैसी गौरवपूर्ण उपलब्धियों से विभूषित किया गया है। ये फोटो है पृथ्वीराज चौहान की। उनका शासनकाल राजनीतिक संघर्षों, सैन्य वीरता और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध रहा। प्रारंभिक शासन और प्रशासनिक मार्गदर्शन। पृथ्वीराज चौहान तृतीय मात्र 11 वर्ष की अल्पायु में सिंहासन पर आसीन हुए। अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में उन्होंने अपनी माता कर्पूरी देवी तथा मुख्यमंत्री कदम्बवास केमास के मार्गदर्शन में राज्य संचालन किया। इस काल में राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया गया। आंतरिक सुदृढ़ीकरण और प्रारंभिक जीवन। राज्यारोहण के तुरंत बाद पृथ्वीराज को आंतरिक विद्रोहों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने चचेरे भाई नागार्जुन के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने भंडारनाक जाति का दमन कर राज्य की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया। 1182 ईस्वी में महोबा अथवा तुमुल के युद्ध में उन्होंने चंदेल शासक परमदीदेव चंदेल परमाल को निर्णायक रूप से पराजित किया। इस युद्ध में चंदेल वीर अल्लाह और उदल वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी वीर गाथाएं आज भी बुंदेलखंड क्षेत्र में लोक कथाओं के रूप में प्रचलित है। नेक्स्ट, प्रमुख राजनीतिक संबंध और संघर्ष। पृथ्वीराज चौहान का कनौज के गढ़वाल शासक जयचंद्र के साथ दीर्घकालिक राजनीतिक संघर्ष रहा। पृथ्वीराज रासो में जयचंद्र की पुत्र संयोगिता के स्वयंवर से अपहरण कर विवाह करने की कथा मिलती है, किंतु आधुनिक इतिहासकारों जैसे डॉक्टर ओझा और डॉक्टर दशरथ शर्मा इस कथा को ऐतिहासिक प्रमाणों के अभाव में काल्पनिक मानते हैं। यह शत्रुता राजपूतों की पारस्परिक एकता को कमजोर करने का एक प्रमुख कारण बनी। इसके अतिरिक्त तराइन के युद्धों से पूर्व उनका गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय से संघर्ष हुआ, जो बाद में मंत्री जगदेव प्रत्याहार के प्रयासों से संधि में परिवर्तित हो गया। तराइन के निर्णायक युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गजनी के शासक मोहम्मद गोरी को पराजित किया। इस युद्ध में उनके सामंत खांडेराव, जिन्होंने गोविंदराज भी कहा जाता है, ने मोहम्मद गोरी को घायल कर दिया, परंतु पराजित शत्रु का पीछा न करने की राजपूत नीति आगे चलकर एक गंभीर सामरिक भूल सिद्ध हुई। तराइन का द्वितीय युद्ध। 1992 ईस्वी में द्वितीय तराइन युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पुनः आक्रमण किया। इस बार उसने कूटनीतिक छल और रात्रि आक्रमण की रणनीति अपनाई, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए। यह युद्ध भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ, जिसने भारत में तुर्कों सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। नेक्स्ट, सैन्य संगठन और स्थापत्य उपलब्धियां। पृथ्वीराज चौहान की सेना विशेष रूप से विशाल हाथी दल के लिए प्रसिद्ध थी। वे अष्टकोणीय सैन्य व्यूह रचना के कुशल ज्ञाता थे। स्थापत्य के क्षेत्र में उन्होंने दिल्ली में किला राय पिथौरा का निर्माण करवाया। ये दुर्ग महरौली साकेत क्षेत्र में स्थित था और मध्यकालीन दिल्ली के 7 नगरों में प्रथम नगर माना जाता है। साहित्य और कला का संरक्षण। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में जयानक द्वारा पृथ्वीराज विजय की रचना की। सुंदर बरदाई, जो पृथ्वीराज रासो के रचयिता माने जाते थे, तथा विद्यापति गौड़ जैसे विद्वान दरबारी थे, उन्होंने अजमेर में एक संगठित कला साहित्य विभाग की स्थापना की, जिसके प्रथम अध्यक्ष पद्मनाभ थे। यह विभाग साहित्य के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अभिलेखों के संरक्षण का महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट, चौहानों की सुव्यवस्थित प्रशासनिक और सैन्य प्रणाली। चौहान शासकों की राजनीतिक सफलता का मूल आधार उनकी सुदृढ़, संगठित और प्रभावशाली प्रशासनिक तथा सैन्य व्यवस्था थी। यद्यपि उनकी शासन प्रणाली सामंती ढांचे पर आधारित थी, फिर भी उसमें केंद्रीकरण की स्पष्ट प्रवृत्ति दिखाई देती है। केंद्रीय शासन व्यवस्था। चौहान राज्य में राजा सर्वोच्च शासक होता था, जिसके हाथों में प्रशासनिक, सैन्य और न्यायिक सभी शक्तियाँ केंद्रित रहती थी। राजा का प्रमुख सहायक महामात्य होता था, जो मुख्यमंत्री के समान कार्य करता था और प्रशासन का सर्वाधिक प्रभावशाली अधिकारी माना जाता था।
सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी दंडनायक होता था, जिसे कहीं कहीं सेनापति या बालाधिकृत भी कहा गया है। प्रशासनिक ढांचा और विशिष्ट अधिकारी। चौहानों का प्रशासनिक ढांचा सुव्यवस्थित और स्पष्ट रूप से संगठित था। प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य को विषय नामक प्रांतों में तथा उनके अंतर्गत पटला नामक जिलों में विभाजित किया गया था। राजस्व व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी अक्ष पटलिक कहलाता था। राजा की आज्ञाओं को लागू कराने का दायित्व दूतक नामक अधिकारी पर होता था। न्याय एवं स्थानीय व्यवस्था। चौहान काल की न्याय व्यवस्था कठोर किंतु निष्पक्ष मानी जाती थी। विशेष रूप से विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल में न्याय प्रणाली अत्यंत प्रभावी रही। ग्राम स्तर पर पंचकुल नामक संस्थाएं कार्यरत थी, जो स्थानीय विवादों और छोटे मामलों का निपटारा कर जनता को सुलभ न्याय प्रदान करती थी। नेक्स्ट, सामंती प्रणाली और उत्तराधिकार। चौहान शासक सामंती व्यवस्था पर आधारित था, जिसमें सामंत राजा के अधीन रहकर प्रशासनिक और सैन्य सेवाएं प्रदान करते थे। शासन की स्थिरता सामंतों की निष्ठा पर निर्भर करती थी। उत्तराधिकार सामान्यतः वंशानुगत होता था, किंतु इसके लिए राजा की स्वीकृति और प्रमुख सामंतों का समर्थन आवश्यक माना जाता था। नेक्स्ट, शक्तिशाली सैन्य संगठन। चौहानों की प्रभुता का मुख्य आधार उनकी सुदृढ़ सैन्य शक्ति थी। सेना में हस्ती सेना, अश्वसेना और पैदल सैनिकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। युद्ध के समय सामंत अपनी अपनी टुकड़ियों के साथ राजा को सहायता प्रदान करते थे। दंडनायक या बलाधिकृत सेना का सर्वोच्च सेनापति होता था, जो युद्ध संचालन और सैन्य अनुशासन बनाए रखने का उत्तरदायी था। साहित्यिक संरक्षण। विग्रहराज चतुर्थ, जिसको बिसलदेव भी कहते हैं, स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और नाटककार थे। उनके द्वारा रचित संस्कृत नाटक हरकेली उनकी विद्वता का प्रमाण है, जिसके अंश आज भी अजमेर के ढाई दिन के झोपड़े में उत्कीर्ण मिलते हैं। उनके दरबारी कवि सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की, जबकि नरपति नालह ने अपभ्रंश साहित्य की महत्वपूर्ण कृति बिसलदेव रासो लिखी। राजकवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की, जो हिंदी साहित्य की आरंभिक कृतियों में गिनी जाती हैं। यद्यपि इसकी ऐतिहासिक विश्वसनीयता पर विद्वानों में मतभेद है। जैनक द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य पृथ्वीराज विजय पृथ्वीराज के शासन और सैन्य अभियानों का अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त विद्यापति गौड़, वागेश्वर और जनार्दन जैसे विद्वानों की उपस्थिति चौहान शासकों के साहित्यिक संरक्षण को दर्शाती है। नेक्स्ट, संस्थागत सांस्कृतिक प्रोत्साहन। पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में अजमेर में एक संगठित कला साहित्य विभाग की स्थापना की गई, जिसके प्रथम अध्यक्ष पद्मनाभ थे। इस विभाग का उद्देश्य कवियों, कलाकारों और संगीतज्ञों को राजकीय संरक्षण प्रदान करना तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना था। नेक्स्ट, स्थापत्य कला का विकास। चौहान काल में स्थापत्य कला को विशेष प्रोत्साहन मिला। इस समय महामारू शैली और प्रारंभिक नागढ़ शैली के मंदिरों का विकास हुआ। यह फोटो देखिए आप, यह है हर्षनाथ मंदिर का। इन मंदिरों में धार्मिक आस्था, मूर्तिकला और वास्तुशिल्प का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। हर्षनाथ मंदिर शिखर चौहान स्थापत्य कला का एक प्रमुख उदाहरण है, जो अपनी भव्यता और उत्कृष्ट मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार सांभर स्थित शाकंभरी देवी का मंदिर चौहानों की कुलदेवी को समर्पित होने के साथ साथ स्थापत्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक स्तर। चौहान कालीन समाज मूलतः वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, किंतु शिक्षा, कला और साहित्य के व्यापक प्रसार ने समाज की सांस्कृतिक और बौद्धिक स्तर को अत्यंत उन्नत बना दिया। विद्वानों, कवियों और कलाकारों को प्राप्त राजकीय संरक्षण से समाज में बौद्धिक गतिविधियों को विशेष महत्व मिला और सांस्कृतिक वातावरण जीवंत बना रहा। पराभव और शाखाओं का विस्तार। 1192 ईस्वी के बाद 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद अजमेर का पतन हुआ, जिससे चौहानों की केंद्रीय सत्ता समाप्त हो गई। इसके बावजूद चौहान वंश पूर्णतः नष्ट नहीं हुआ। इस पराजय के पश्चात चौहानों की विभिन्न उपशाखाएं राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित हुई, जिन्होंने लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत को चुनौती दी। गोविंदराज चौहान
तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज चौहान को अजमेर का शासक नियुक्त किया है, किंतु कुतुबुद्दीन ऐबक के हस्तक्षेप और पृथ्वीराज के भाई हरिराज के विद्रोह के कारण गोविंदराज को अजमेर छोड़ना पड़ा। हरिराज ने अजमेर पर पुनः अधिकार करने का प्रयास किया, परंतु वे इसमें सफल नहीं हो सके। नेक्स्ट, रणथंभौर की चौहान शाखा 1194 से 1301 ईस्वी। रणथंभौर की सामरिक स्थिति और दुर्ग की अभेद्यता के कारण यह शीघ्र ही एक स्वतंत्र राज्य के रूप में विकसित हुआ और दिल्ली सल्तनत के लिए एक बड़ी चुनौती बना रहा। प्रमुख शासक और उपलब्धियां। रणथंभौर की चौहान शाखा की स्थापना 1194 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र गोविंदराज चतुर्थ द्वारा की गई। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद उन्होंने अजमेर छोड़कर रणथंभौर को अपनी राजधानी बनाया। उनके पश्चात वाल्हण या बालहन 1195 से 1215 ईस्वी ने शासन किया और इल्तुतमिश के आक्रमण को विफल किया। ये फोटो देखिए, हमीर देव चौहान की हैं। प्रहलादन के समय भी इल्तुतमिश ने आक्रमण किया। वीर नारायण 1226 से 1248 ईस्वी ने इल्तुतमिश को और रजिया सुल्तान के आक्रमणों को सफल प्रतिरोध किया। वाघभट 1248 से 1258 ईस्वी ने इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रणथंभौर को पुनः स्वतंत्र घोषित किया, किंतु गयासुद्दीन बलबन ने आक्रमण किया। जैतर सिंह देव 1258 से 1282 ईस्वी ने लगभग 24 वर्षों तक शासन कर हमीर देव के लिए एक सुदृढ़ राज्य छोड़ा। नेक्स्ट, हमीर देव चौहान 1282 ईस्वी से 1301 ईस्वी तक। हमीर देव रणथंभौर शाखा के सबसे प्रतापी और अंतिम शासक थे। उनके शासनकाल को रणथंभौर का स्वर्ण युग माना जाता है। उन्होंने मेवाड़ के शासक समर सिंह को पराजित किया तथा चित्तौड़ और सिवाना के शासकों को अधीनस्थ बनाया। वे अपने हठ, प्रतिज्ञा और शरणागत की रक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। 1291 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, जिससे हमीर देव ने विफल कर दिया। इसी प्रसंग में जलालुद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध कथन उल्लेखनीय है कि वह ऐसे 10 दुर्गों को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। इस संघर्ष का मुख्य कारण अमीर देव द्वारा विद्रोही मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह और केहबरू को शरण देना था। प्रारंभ में उलुग खान और नुसरत खान के नेतृत्व में भेजी गई सेना में नुसरत खान मारा गया। बाद में अलाउद्दीन स्वयं रणथंभौर पहुंचा और लगभग 1 वर्ष तक दुर्ग की घेराबंदी की। अंततः खाद्यान्न की कमी और सेनापतियों रणमल और रतिपाल के विश्वासघात के कारण रणथंभौर का पतन हो गया। 1301 ईस्वी में हमीर देव युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए तथा रानी रंग देवी ने अन्य वीरांगनाओं के साथ जल जोहर किया। इसे राजस्थान का प्रथम शाखा माना जाता है। हमीर देव की पुत्री देवलदे ने पम तालाब में कूदकर आत्म हत्या कर ली। जल जोहर। ऐतिहासिक स्रोत। हमीर देव के संघर्षों का वर्णन नयन चंद्र सूरी द्वारा रचित हमीर महाकाव्य में मिलता है, जो सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत स्रोत है। हमीर रासो जोधराज द्वारा एवं हमीर हट जयशेखर द्वारा रचित 2 भिन्न आकृतियाँ हैं। अमीर खुसरो की तारीख़ एलाई अथवा खजाइनुल फुतूह अलाउद्दीन खिलजी के दृष्टिकोण से रणथंभौर विजय का वर्णन करती हैं। नेक्स्ट, जालौर के चौहान सोनगरा शाखा 1181 से 1311 ईस्वी तक। जालौर की सोनगरा चौहान शाखा की स्थापना 1181 ईस्वी में नाडोल की चौहान शासक अलहण के पुत्र कीर्तिपाल द्वारा की गई, जिन्हें किंतु भी कहा जाता है। कन्नड़ देव चौहान 1305 ईस्वी से 1311 ईस्वी तक। कन्नड़ देव सोनगरा शाखा के सबसे शक्तिशाली और अंतिम महान शासक थे। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा के लिए संघर्ष किया। इस संघर्ष का मुख्य कारण यह था कि कन्नड़ देव ने खिलजी की गुजरात अभियान पर जाती हुई सेना को अपने राज्य से सुरक्षित मार्ग देने से इनकार कर दिया था।
1305 ईस्वी में खिलजी की सेना ने सोन गांव पर अधिकार कर लिया। मंडलगढ़ युद्ध तथा अन्य संघर्षों में कानड़देव के पुत्र वीरमदेव और मालदेव वीर गति को प्राप्त हुए। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर के शक्तिशाली किले सिवाना पर अधिकार कर इस क्षेत्र को खैराबाद नाम दिया। 1311 ईस्वी में जालौर का पतन हुआ। इसका मुख्य कारण सरदार बीका का आंतरिक विश्वासघात था। इस संघर्ष में महाराजा कानड़देव चौहान वीरगति को प्राप्त हुए तथा राजपूत स्त्रियों ने सामूहिक रूप से जौहर किया। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर अधिकार कर इसका नाम जलालाबाद रख दिया। नेक्स्ट, सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत। चौहान शासकों का शासनकाल शिक्षा, साहित्य और सांस्कृतिक उन्नति के लिए जाना जाता है। उन्होंने शिक्षा केंद्रों की स्थापना को प्रोत्साहित किया और धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। जैन, हिंदू तथा अन्य धार्मिक स्थलों के निर्माण और संरक्षण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस काल की प्रमुख साहित्य कृतियों में चंद्र बरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो, नयन चंद्र सूर्य का हमेर महाकाव्य तथा पद्मनाभ द्वारा रचित कानड़देव प्रबंध विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। नेक्स्ट, हाड़ा चौहान वंश। हाड़ा राजपूत शाकंभरी के शासक माणिक राय के वंशज हैं। हाड़ा राजपूत शाकंभरी शासक माणिक राय के वंशज हैं। इनके मूल पुरुष अस्थिपाल इष्टपाल थे, जिन्होंने असीरगढ़ पर अधिकार किया और उनकी कुलदेवी आशापुरा माता हैं। राव देवा, जिसको देव सिंह भी कहते हैं, ने 1241 ईस्वी में राव देवा, जिसको देव सिंह भी कहते हैं, ने 1241 ईस्वी में जेता मीणा को हराकर हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में बूंदी राज्य की नींव रखी। इस क्षेत्र का नाम बूंदी वहाँ के एक स्थानीय शासक बूंदा मीणा के नाम पर पड़ा था। नेक्स्ट, प्रारंभिक विस्तार और संघर्ष। 13वीं और 15वीं सदी। समर सिंह ने 1264 ईस्वी में कोट या भील को पराजित कर अकेलगढ़ पर कब्जा किया और उनका नाम कोटा रखा, जो कई शताब्दियों तक बूंदी की जागीर रहा। 1354 ईस्वी में विशाल तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, जो विशाल गर्भ गुंजन तोप के लिए प्रसिद्ध है, और बाद में रुडयार्ड किपलिंग ने इसे देखकर कहा था कि यह किला मानवों द्वारा नहीं बल्कि भूत प्रेतों गोबलिन्स द्वारा बनाया गया लगता है। भूत प्रेतों यानी गोबलिन्स। राव हमीर के समय जब मेवाड़ के महाराणा लाखा ने बूंदी के किले को मिट्टी में मिलाने की प्रतिज्ञा ली और वे असली किले को तुरंत नहीं जीत पाए, तो उनकी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए तारागढ़ का एक मिट्टी का नकली किला बनवाया गया। हाड़ा स्वाभिमान इतना प्रबल था कि नकली किले की रक्षा करते हुए वीर कुंभा हाड़ा ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। 1527 ईस्वी में ऐतिहासिक खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राव नारायण दास बूंदी शासक ने राजपूत धर्म निभाते हुए राणा सांगा का साथ दिया और वीरता से लड़े। प्रमुख शासक और उपलब्धियां। राव सुरजन हाड़ा 1554 से 1585 ईस्वी। हाड़ा वंश के इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ लाने वाले शासक। मेवाड़ के सामंत और रणथंभौर किले के रक्षक थे। 1569 ईस्वी में अकबर के घेरे के बाद आमेर के मान सिंह और भगवान दास की मध्यस्थता से मुगल अधीनता स्वीकार कर ली और किला अकबर को सौंप दिया। अकबर ने उन्हें राव राजा की उपाधि दी और बनारस का गवर्नर नियुक्त किया गया। उनके दरबारी कवि चंद्रशेखर ने सूरजन चरित्र और हमीरहट की रचना की। अंतिम समय में राजकाज छोड़कर द्वारका गुजरात चले गए, जहाँ रणछोड़ जी की भक्ति में उनका देहांत हुआ। नेक्स्ट, राव रतन सिंह 1607 से 1631 ईस्वी। राव सर्जन हाड़ा के उत्तराधिकारी थे। जहांगीर के विश्वास पात्र थे। जहांगीर ने उनकी न्यायप्रियता और वीरता से प्रसन्न होकर उन्हें सर बुलंद राय और रामराज की विशेष उपाधियां प्रदान की थी। नेक्स्ट, राव शत्रुसाल, जिसको छत्रसाल भी कहते हैं, छत्रसाल हाड़ा 1631 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक। हाड़ा चौहानों के गौरवशाली शासक, अदम्य वीरता, धर्मपरायणता और निर्भीक स्वभाव के लिए प्रसिद्ध। मुगल बादशाह शाहजहाँ के उत्तराधिकार संघर्ष में युवराज दारा शिकोह का था।
जिसे उन्होंने धर्म और न्याय का युद्ध माना। नेक्स्ट, सामुगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी। दारा सिखों की ओर से औरंगजेब और मुराद बख्श की संयुक्त सेना के विरुद्ध अद्वितीय साहस का प्रदर्शन किया और वीर गति प्राप्त की। यह बलिदान बूंदी के इतिहास में धर्म युद्ध के लिए सर्वोच्च समर्पण का प्रतीक बना। नेक्स्ट, साहित्य कुल्लेख। कवि डूंगर सिंह ने अपने ग्रंथ चतुरसाल रासो में उनके शौर्य का वर्णन किया। स्मारक। पुत्र राव अनिरुद्ध सिंह ने 1683 ईस्वी में बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया, जो शत्रुसाल और उनके धाई भाई देवा को समर्पित है। नेक्स्ट, राव भाव सिंह का काल 1658 से 1681 ईस्वी तक। राव शत्रुसाल के पुत्र, कला और साहित्य के महान संरक्षक। दूसरी खतौली की लड़ाई में औरंगजेब की शाही सेना को पराजित किया, लेकिन बाद में राजनीतिक अनिवार्यता के कारण औरंगजेब के साथ समझौता किया। रीतिकाल के आश्रयदाता। उनका दरबार रीतिकाल के कवियों और विद्वानों का महत्वपूर्ण केंद्र था। महाकवि मतीराम उनके दरबारी कवि थे। मतीराम ने ललित ललाम, अलंकार निरूपण ग्रंथ और मतीराम सतसई की रचना कर उन्हें समर्पित की। उनके शासनकाल में बूंदी साहित्यिक और सांस्कृतिक वैभव के केंद्र के रूप में उभरा। इसी काल में दक्षिण से मराठा शक्ति का प्रवेश शुरू हुआ, जो भविष्य के लिए चुनौती बना। नेक्स्ट, राव अनिरुद्ध सिंह 1681 से 1695 ईस्वी तक वीर और पराक्रमी शासक थे, जिन्होंने मुगल सेना के साथ दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों में भाग लिया। उनकी रानी नाथावती रानी जी ने 1699 ईस्वी में बूंदी में भव्य और कलात्मक रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया। इस बावड़ी की अद्भुत स्थापत्य कला और नक्काशी के कारण बूंदी को बावड़ियों का शहर, सिटी ऑफ स्टेप वॉल्स के रूप में विशिष्ट पहचान मिली। राव बुद्ध सिंह 1695 से 1739 ईस्वी तक सैन्य कौशल के साथ साथ साहित्यिक अभिरुचि के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने ब्रज भाषा में प्रेम और श्रृंगार रस पर आधारित प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ नेह तरंग की रचना की। उनके शासनकाल में जयपुर के सवाई जयसिंह द्वितीय के हस्तक्षेप और आंतरिक विवादों के कारण राज्य संकट में आ गया। उनकी पत्नी अमर कंवर सवाई जयसिंह की बहन ने रक्षाबंधन पर मराठा सरदार मल्हार राव होलकर को राखी भेजकर मदद मांगी। इस घटना के परिणाम स्वरूप 1734 ईस्वी में राजस्थान की राजनीति में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश बूंदी के रास्ते हुआ, जिसका दूरगामी प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट, राव उमेद सिंह, जिसको श्री जी भी कहते हैं, बूंदी के लिए शांति और कलात्मक विकास का दौर लाए। वह एक संत पर्वती के राजा थे, जिन्हें धर्म और कला में गहरी रुचि थी। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान तारागढ़ दुर्ग में स्थित प्रसिद्ध चित्रशाला, जिसको रंगशाला भी कहते हैं, का निर्माण है, जिसे बूंदी चित्रशैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। चित्रशाला नाचते हुए मोर, पशु पक्षियों के चित्रण और शिकार दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने जीते जी अपनी सोने की मूर्ति का दाह संस्कार करवाया और राजसी जीवन त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया, जो एक दुर्लभ ऐतिहासिक घटना है। नेक्स्ट, कोटा राज्य का उदय 1631 ईस्वी। मुगल बादशाह शाहजहां ने 1631 ईस्वी में एक फरमान जारी कर कोटा को बूंदी से अलग कर दिया और राव रतन सिंह के पुत्र राव माधो सिंह को कोटा का स्वतंत्र शासक घोषित किया। बूंदी के राव रतन सिंह के पुत्र राव माधो सिंह कोटा के प्रथम स्वतंत्र शासक बने। नेक्स्ट, महाराव भीम सिंह प्रथम 1707 से 1720 ईस्वी तक और धार्मिक आस्था। वे कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त थे। नाम परिवर्तन। उन्होंने कोटा का नाम बदलकर नंदग्राम और शेरगढ़ दुर्ग का नाम बरसाना रखा। ब्रजनाथ जी की स्थापना। मुगल क्षेत्रों से ब्रजनाथ जी भगवान कृष्ण की मूर्ति लाकर स्थापित किया और सोम को उनका दीवान प्रतिनिधि शासक मानकर शासन किया। नेक्स्ट, जालिम सिंह झाला का युग 18वीं सदी का अंत। राज्य की वास्तविक सत्ता महाराव से निकलकर फौजदार दीवान जालिम सिंह झाला के हाथों में आ गई। अंग्रेजों से संधि 1817 ईस्वी। उन्होंने मराठाओं से सुरक्षा के लिए अंग्रेजों से आश्रित संधि की।
नेक्स्ट, पूरक संधि। अपनी सत्ता को वंशजों के लिए सुरक्षित करने हेतु एक पूरक संधि की, जिससे झाला वंश को प्रशासन का अधिकार मिला। नेक्स्ट, झालावाड़ का निर्माण। 1838 ईस्वी। महाराव और झाला दीवानों के बीच आंतरिक संघर्ष के कारण अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया। कोटा के 17 परगनों को अलग करके झालावाड़ नामक एक नई और स्वतंत्र रियासत का निर्माण किया गया। यह रियासत जालिम सिंह झाला के वंशजों को प्रशासनिक शक्ति के लिए दी गई। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति और कोटा। शासक। क्रांति के समय महाराव राम सिंह द्वितीय थे। नेतृत्व। क्रांति का नेतृत्व जयदयाल वकील और मेहराब खान रिसालदार ने किया। प्रमुख घटना। क्रांतिकारियों ने महाराव राम सिंह द्वितीय को उनके राजमहल में नजरबंद कर दिया। मृत्यु। ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट मेजर बर्टन और उनके 2 पुत्रों की हत्या कर दी गई। महत्व। यह राजस्थान में सबसे व्यवस्थित और जन समर्थित विद्रोहों में से एक था। आधुनिक काल और बूंदी रियासत। आधुनिक काल में बूंदी रियासत में महत्वपूर्ण परिवर्तन और संधियाँ हुई, जो मुख्य रूप से राव बिशन सिंह के शासनकाल से शुरू हुआ। राव बिशन सिंह का शासनकाल 1793 से 1821 ईस्वी। वे एक दूरदर्शी और सुधारवादी शासक थे। सहायक संधि। उनके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक सहायक संधि पर हस्ताक्षर करना था। इस संधि ने बूंदी की सुरक्षा सुनिश्चित की, लेकिन उसे ब्रिटिश प्रभाव के अधीन ला दिया। सामाजिक सुधार। सती प्रथा पर रोक। 1822 ईस्वी में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। बूंदी रियासत सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत बनी। विलय की ओर। महाराव बहादुर सिंह और राजस्थान संघ। भारत की स्वतंत्रता 1947 के बाद अंतिम शासक महाराव बहादुर सिंह के शासनकाल में एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। विलय पत्र पर हस्ताक्षर। महाराव बहादुर सिंह ने विलय पत्र पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। एकीकरण और विलय। 25 मार्च 1948 को बूंदी रियासत का औपचारिक रूप से राजस्थान संघ राजस्थान एकीकरण का द्वितीय चरण में विलय हो गया। इस संघ में कोटा, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जैसी अन्य रियासतें भी शामिल थी। नेक्स्ट, प्रमुख साहित्यिक एवं सांस्कृतिक तथ्य। रचना। स्मारक। रचयिता निर्माता विशेष विवरण। रचना। नेह तरंग। रचयिता राव बुद्ध सिंह। विशेष विवरण। बूंदी शासक द्वारा रचित ब्रज भाषा ग्रंथ। रचना। शत्रुसाल रासो। रचयिता कवि डूंगर सिंह। राव शत्रुसाल हाड़ा की वीरता का वर्णन है। रचना। वंश भास्कर। रचयिता सूर्यमल मिश्रण। हाड़ा शासकों हाड़ा चौहानों का सबसे विस्तृत इतिहास दरबारी कवि। रचना। ललित ललाम। रचयिता कवि मतीराम। राव भाव सिंह के दरबार में रचित प्रसिद्ध ग्रंथ। रचना। सर्जन चरित्र। रचयिता चंद्रशेखर। राव सर्जन हाड़ा का जीवन चरित्र। रचना। 84 खंभों की छतरी। रचयिता राव अनिरुद्ध सिंह। धा भाई देवा की स्मृति में निर्मित 1683 ईस्वी में। रचना। रानी जी की बावड़ी। रचयिता रानी नाथावती। बावड़ियों के सिरमौर के रूप में प्रसिद्ध 1699 ईस्वी में। रचना। चित्रशाला। रचयिता राव उमेद सिंह। बूंदी चित्रशैली भित्ति चित्र का उत्कृष्ट उदाहरण। नेक्स्ट, सिरोही का देवड़ा चौहान राजवंश। देवड़ा चौहान राजवंश चौहानों की ही एक प्रमुख शाखा था। जालोर के सोनगरा चौहान शासकों के वंशज आगे चलकर देवड़ा चौहान कहलाए। इस वंश का नामकरण इनके आदि पुरुष राव देवराज के नाम पर हुआ। ऐतिहासिक रूप से सिरोही तथा आबू का क्षेत्र देवड़ा चौहानों का प्रमुख गढ़ रहा, जिसे प्राचीन काल में अर्बुद प्रदेश कहा जाता था। नेक्स्ट, प्रमुख शासक और उपलब्धियां। राव लुम्बा 1311 ईस्वी। सिरोही में देवड़ा चौहान शासन की वास्तविक स्थापना राव लुम्बा ने की। 1311 ईस्वी के आसपास उन्होंने आबू और चंद्रावती के परमार शासकों को पराजित कर अपनी सत्ता स्थापित की। राव लुम्बा ने चंद्रावती को अपनी राजधानी बनाया और वहीं से शासन संचालित किया। उन्होंने आबू स्थित अंचलेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया।
नेक्स्ट राव सहसमल 1425 ईस्वी। राव सहस्त्रमल देवड़ा वंश के एक महत्वपूर्ण शासक थे। सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने 1425 ईस्वी में सिरोही नगर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। उनके समय मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा थे। देवड़ा मेवाड़ संघर्ष के दौरान कुंभा ने अपने सेनापति डोडिया नरसिंह को भेजा, जिसने आबू पर अधिकार कर अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। बाद में यह क्षेत्र पुनः देवड़ा चौहानों के अधिकार में आ गया। नेक्स्ट राव सुल्तान देवड़ा चौहान वंश के सबसे प्रतापी और वीर शासक माने जाते हैं। वे मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के समकालीन थे। राव सुल्तान ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन ने अपने निर्वासन काल में सिरोही में शरण ली थी। 1583 ईस्वी में दत्तानी का युद्ध हुआ, जो सिरोही के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। यह युद्ध राव सुल्तान और मुगल सेना के बीच हुआ, जिसका नेतृत्व जगमाल महाराणा प्रताप का भाई और राय सिंह बीकानेर कर रहे थे। इस युद्ध में राव सुल्तान ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए मुगल सेना को पराजित किया और जगमाल मारा गया। इस विजय से सिरोही की स्वतंत्रता सुरक्षित रही। दत्तानी के युद्ध को प्राय सिरोही का हल्दी घाटी कहा जाता है। नेक्स्ट, मुगलों से संबंध। राव सुल्तान के बाद राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ। उनके पुत्र राव राजे सिंह ने मुगलों से संधि कर ली। उन्हें मुगल प्रशासन में मनसबदार नियुक्त किया गया और इस प्रकार सिरोही के मुगलों से औपचारिक संबंध स्थापित हो गए। नेक्स्ट, अंग्रेजों के साथ संधि। 1823 ईस्वी। 19वीं शताब्दी में मराठा और पिंडारियों के आक्रमणों से सिरोही भी प्रभावित हुआ। उस समय सिरोही के शासक राव शिव सिंह थे। 11 सितंबर 1823 ईस्वी को राव शिव सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार सिरोही अंग्रेजों से संधि करने वाली राजपूताना की अंतिम रियासत बनी। मेवाड़ के विरोध के कारण इस संधि में विलंब हुआ था। सिरोही राज्य प्राचीन काल से ही अपनी उच्च गुणवत्ता वाली तलवारों के लिए प्रसिद्ध था। जहाँ निर्मित तलवारें इतनी श्रेष्ठ मानी जाती थी कि सिरोही शब्द ही मानशाही तलवार का पर्याय बन गया। यह सिरोही की धातु कला और सैन्य परंपरा का प्रतीक था। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर यू ऑल।